हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपके एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के थर्मल आपका एनर्जी एफिशिएंसी एंड थर्मल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 5 या 6 वीडियो में हमने आपके जो भी एनर्जी एफिशिएंसी तथा थर्मल यूटिलिटी के बारे में क्या करके डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा। तो आपको शायद ये सब वीडियो देख के आपको लग रहा होगा शायद यह चैप्टर आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में शायद मैं आपको बता सकूं, शायद नहीं, कंफर्म बता रहा हूँ आपको। इस पूरे एनर्जी कंजर्वेशन के आपके पूरे सिलेबस में शायद सबसे बड़ा जो आपका चैप्टर है वो आपका यही चैप्टर है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड थर्मल यूटिलिटी। ठीक है, यही चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इस पर्पस के हेतु आपका ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इस कारण वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो आपका वीडियो कई पार्ट में है, तो कोई बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई बड़ा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका वीडियो छोटा करके इसीलिए आपको बनाया जाता है ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। लेकिन ये है कि आपका जो भी आपका एनर्जी एफिशिएंसी एंड थर्मल यूटिलिटी जो चैप्टर है, इसके ख़त्म होने के बाद आपका सिलेबस बहुत कम ही बच जाएगा। शायद छोटा सा टॉपिक है जो इससे पहले भी क्लासों में जब हमने इससे पहले वाले जो भी आपका चैप्टर पढ़ाए हैं उनमें उन सब बातों के बारे में क्या करके डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपका ये जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसे ध्यान से आप एक करके हम पढ़ाई करेंगे तो इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उससे भी जो आपका जो इस चैप्टर में जितने भी कंटेंट हैं वो काफ़ी आपके बड़े हैं, तो इसी पर्पज़ के कारण मतलब आपके इसी कारण ही मैं आपको बता दूं कि आपको इसलिए बड़ा होता जा रहा है। सारे वीडियो बड़े बनते जा रहे हैं क्योंकि जो भी इसमें टॉपिक है वो सब लेंथी हैं। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो उनको हमने जो उनके एक सब्जेक्ट है इसी सेमेस्टर में आपका चलता है जिसका नाम है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम उनको काफ़ी डिटेल से समझाया है। वहाँ पे तो हमने सिर्फ इस पूरे चैप्टर को लगभग 1.5 महीना पढ़ाया गया था, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसे पढ़ाने में तथा समझाने में काफ़ी समय लगता है। तो इस पर्पज़ के कारण ये आपका काफ़ी बड़ा है। तो कोई बात नहीं, आप इसे आसानी से धीरे धीरे करके आप समझते जाइए। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हमने आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके बॉयलर थे, जो भी थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो भी बॉयलर इम्पोर्टेंट बॉयलर हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने आपके फायर ट्यूब के जो बॉयलर होते हैं उसके अंतर्गत हमने कॉकरेन बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत हमने देखा कि उसमें आपका बेलकॉक या स्टर्लिंग बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। तथा जो लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कस किया है वो आपका वंस थ्रो बॉयलर था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वंस थ्रो बॉयलर था, जिसके अंतर्गत हमने आपके बेंसन बॉयलर, इसके अलावा आपको लामाउंट बॉयलर था, बेलेक्स बॉयलर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले वीडियो में आप जाकर उन सब जितने भी आपको बताया गया है उन सब वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात और बताते चलो, इससे पहले हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, तो लेकिन इस पहले की वीडियो में आपको बता दूँ कि वीडियो को आप देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें तथा लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, ये रहा आपके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी हमें बताने के लिए, वो चीज़ें हमने आपको बताया इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं, आपको बताना शुरू करता हूँ। इससे पहले कुछ आपके बुक में जो एनर्जी कंजर्वेशन की बुक है उसमें कुछ टॉपिक हैं, तो उसको हमें इम्पोर्टेंट इतना नहीं लगा है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है, पढ़ाया नहीं है। लेकिन आप उसे पढ़ना चाहें तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बॉयलर की इफ़िशिएंसी के बारे में वो डिस्कस किया गया है, जिसके अंतर्गत हम बॉयलर की इफ़िशिएंसी को ज्ञात करने के लिए
दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला आपका प्रत्यक्ष विधि होता है, जिसे इंग्लिश में आपका डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष विधि होता है, जिसको इंग्लिश में हम इनडायरेक्ट वाला मेथड कहते हैं। इन दोनों आपके मेथड से हम बॉयलर की इफिशिएंसी को ज्ञात करते हैं, तथा आपको इतना तो शायद पता ज़रूर होगा कहीं ना कहीं कि जो बॉयलर की इफिशिएंसी होती है, बॉयलर की इफिशिएंसी को ज्ञात करने के लिए जो भी फार्मूला होता है, चाहे बॉयलर की एफिशिएंसी हो, चाहे किसी मशीनरी की एफिशिएंसी हो, चाहे किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी हो, उसके एफिशिएंसी के फार्मूले में एक ही फार्मूला आता है। वो होता है कि जो एफिशिएंसी बराबर होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो क्या है कि देखिए, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर दूँ आपको, शायद आपको समझाने की पर्पज़ से। तो जो मान लिया ये आपका बॉयलर है, ये बॉयलर की एफिशिएंसी के बारे में करना है। तो बॉयलर की देखिए एफिशिएंसी, चाहे बॉयलर की एफिशिएंसी हो चाहे किसी अन्य चीज़ की एफिशिएंसी हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज के रूप में चाहिए तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ता है, तो जिससे जो बॉयलर की एफिशिएंसी आपके परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो बॉयलर की एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट गुणे आपका 100 होगा। तो देखिए क्या है, जो भी ऊष्मा आउटपुट भी होगा तथा ऊष्मा इनपुट भी होगा। क्या है कि देखिए क्या है कि ऊष्मा किस लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉयलर है, बॉयलर का काम क्या है कि स्टीम जनरेट करना। ठीक है, स्टीम जनरेट करना, तो उसका आउटपुट तो है स्टीम जनरेट करने का है, लेकिन जो इनपुट है वो आपका है कि वो थर्मल एनर्जी लेकर, थर्मल जो भी आपका थर्मल एनर्जी नहीं, हीट लेकर वो क्या करता है कि जो बॉयलर पानी से आपकी स्टीम जनरेट करने का कार्य करता है। तो एक फॉर्म में एनर्जी ले रहा है, वो आपकी हीट एनर्जी है, दूसरी आप एनर्जी दे रहा है स्टीम के फॉर्म में। तो स्टीम जो भी आउटपुट स्टीम दे रहा है, ठीक है, वो आउटपुट हो जाएगा, तथा जो हीट एनर्जी ले रहा है उसका इनपुट हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी बॉयलर की इफिशिएंसी को एक एक करके हम उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए उसकी दो विधियां होती हैं, एक आपकी प्रत्यक्ष विधि है जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं, दूसरा आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। ये प्रत्यक्ष विधियों के लाभ भी हैं तथा उसके हानि भी हैं। ठीक है, उसके एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो इसके एक एक करके आपके वीडियो में दिया है, उसे आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, तो इसलिए हम उस टॉपिक को आपको रहने दे रहे हैं। ठीक है, आप इसे बुक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस अभी तक एनर्जी जो कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी पर्पज जो उसका लाने का उद्देश्य जो है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक एनर्जी कंजर्वेशन का उद्देश्य एक बॉयलर में, इस चैप्टर में उसका महत्व क्या है, तो इस चैप्टर में महत्व में सबसे पहले बॉयलर में हम ऊर्जा संरक्षण के क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो आज हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, तो है आपका बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण। हम बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो है इसमें आपका लिखा है, देखिए जो बॉयलर में जो आपकी ईंधन जो फायरिंग की जाती है, जो ईंधन को जलाया जाता है जिससे हीट एनर्जी आपकी जनरेट होती है, उसके लिए जो भी आपके उपकरण होते हैं, ठीक है, जो उसका चुनाव करते हैं, उसको सही तरीके से करके हम बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण को कर सकते हैं। जैसे जो भी बर्नर हैं या कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रोक हैं, तो इन सब का सुधार उसको हम उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बॉयलर में हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा आपका है इसमें जो भी ईंधन की खपत, चाहे आपका स्टीम जनरेशन या संचरण के हेतु मीटर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इससे ये होगा हमें, देखिए मीटर लगाने का उद्देश्य बस ये हमारा रहेगा कि जो भी हम ईंधन की जो खपत हो रही है
उस उतनी ईंधन की खपत में हमें जो भी फ़ायदे हैं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं तो पता चले कि ईंधन आपका ज़्यादा लग रहा है, पता चले और स्टीम आपकी कम जनरेट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टीम जनरेशन का जो रेट है वो भी आपका सही है कि नहीं सही है। इसके अलावा जो भी स्टीम का तथा अन्य पानी का संचरण वो मतलब कह सकते हैं ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो सही से ट्रांसमिशन हो रहा है वो सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए मीटर लगाकर हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ईंधन का जो खपत है, चाहे स्टीम जनरेशन या संचरण का है, उसकी रख रखाव करके हम रख रखाव कर कर भी हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयलर पर एक समान लोड रख कर हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। आपको इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्या है कि जो बॉयलर है, जो भी बॉयलर से जो भी मतलब वो देखिए बॉयलर का काम है स्टीम जनरेट करना। स्टीम जनरेट क्या होता है कि वो टरबाइन पे जाती है, टरबाइन से लगा हुआ अल्टरनेटर होता है जिससे लोड कनेक्टेड होता है। तो लोड में आपका जो भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है आपके बॉयलर पे। तो ठीक है, तो हम कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी बॉयलर है उस पर एक समान लोड हो, ठीक है, ताकि उसे मतलब आपका सही तरीके से चलाया जा सके। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो आपका संरक्षण है वो तरीका है, उसमें ये है कि हम प्रोसेस ऑपरेशन की टाइम टेबल बनाकर जो भी हम बॉयलर में जो प्रोसेस है उसके बारे में हम सही टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि हमें कब आपकी फ्यूल को बदलना है, मतलब उसमें बर्न करना है। इसके अलावा बॉयलर सेल में जब पानी को आपको कब फीड करना है, इन सब की टाइम टेबल को हम ये बनाकर सुचारू रूप से हम उसे ऑपरेशन को चलाकर हम क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लू गैसेस का टेस्ट करके हम ऊर्जा संरक्षण भी कर सकते हैं। क्योंकि हम फ्लू गैसेस का वहाँ पे प्रोवाइड करने का कारण यही होता है कि बॉयलर की इफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है, बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ती है, चाहे वो उसमें बॉयलर की जो एसेसरीज हैं, चाहे इकोनोमाइज़र हो, चाहे एयर प्री हीटर हो, या आपके ठीक है ये सब रहे। तो उसमें आप देखते हैं फ्लू गैसेस ही क्या करती हैं, जो पानी को गर्म करती हैं या एयर को गर्म करता है, ठीक है, इन सब का काम है, या सुपर हीटर होता है। तो इन सब का काम है फ्लू गैसेस का कि जो भी उसमें बॉयलर की इफिशिएंसी में हेल्पफुल होती हैं उसके बढ़ाने में। तो फ्लू गैसेस का टेस्ट करके भी हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा कोल की मोटाई एक समान कर हम बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। आपको इसका महत्व बताया था कि कोल की मतलब नहीं बताया भी है तो आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोयला की मोटाई अगर एक समान होगी तो उसकी जो दहन क्षमता होगी, जो दहन या कंबसन जो प्रोसेस होगा वो आपका एक समान रूप से होगा, ठीक है। तो इसीलिए कोल की मोटाई एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा कोल फायरिंग में प्राइमरी एयर का दाब सही होना चाहिए। ये भी आपका जैसे कोल जब बर्न किया जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका कास्ट रॉड होता है जिस पे हम ग्रेड कहते हैं, तो ग्रेड पर हम कोयले को रख कर जलाते हैं तो नीचे से प्राइमरी एयर का प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो भी क्या है कि कोल हो या मतलब आपका फ्यूल हो, फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा कंबस्टन हो सके, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी आप उस पर जो एयर प्रोवाइड करी जाती है उसका दाब सही होना चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचाव करें, यही मीनिंग है जिसमें यहाँ पे लिखा था बॉयलर पर एक समान लोड रखकर। तो वही है कि जो भी आपका उतार चढ़ाव है, मतलब मीनिंग कहने का मतलब ये होता है कि क्या है कि उसमें लोड में ज़्यादा आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वायु रिसाव को रोककर हम क्या है कि जो एयर लीकेज को रोककर भी हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफर सरफेस को क्लीन रखकर, हीट ट्रांसफर जो सरफेस है उसको क्लीन रखकर भी हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कालिक न जमे, ठीक है, ताकि जो भी आपका उसमें जो भी आपका हीट का प्रवाह है वो आपका एक समान रूप से बना रहे, ठीक है। ये उपाय हैं बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण के। तो ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण भी है, तो इस आप टॉपिक को जरूर आप 1-2 बार जरूर इस भी टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, तथा बुक में भी आपके इसके बारे में
दिखाया है, अन्य भी कुछ टॉपिक मतलब आपके पॉइंट लिखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण के क्या महत्व हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका है फर्नेस है। फर्नेस के बारे में डिस्कस करना है कि आपका भट्टी से आप क्या समझते हैं। देखिए भट्टी का मीनिंग क्या है, ठीक है, भट्टी क्या है, तो देखिए भट्टी एक ऐसा उपकरण है जो धातु को कास्टिंग के लिए पिघलाता है, या कह सकते हैं पदार्थ को गर्म करने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या है, भट्टी एक ऐसा आपका उपयंत्र है जिसकी सहायता से हम धातु की कास्टिंग करते हैं तथा धातु को पिघलाने का कार्य करते हैं, जिससे हम एक धातु के हम विभिन्न स्वरूप दे सकें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी लोहार हो, वो क्या करता है कि अपने जो भी भट्टी होती है, भट्टी में लोहे को पिघलाकर वो विभिन्न शेप देता है। जैसे आपका हंसुआ का शेप देगा, या देखते हैं चाकू का शेप देता है, अन्य चीज़ों का शेप देता है। ठीक है, तो